अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना इन्वेंट्री, यानी कि अपन ने इन्वेंट्री लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि अपन ने मीनिंग पढ़ ली थी और इन्वेंट्री का एलिवेशन पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला है बेसिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो गाइस मैंने ये बताया कि थ्योरेटिकल चैप्टर भी है और प्लस प्रैक्टिकल भी, तो मैं इसमें जो थ्योरी है उसको भी आपको कैसे समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल के साथ समझा रहा हूं, जिससे कि आपको इजी वे में वो समझ में आए। ठीक है गाइस, तो इसमें लिखा हुआ बेसिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये बात तो अपन ने पढ़ रखी है, जो स्टॉक होता है यानी इन्वेंट्री होती है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, यानी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो दोनों में से जो भी कम होता है हम उस पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, यानी इनमें से जो भी लोअर होगा हम उस पर इन्वेस्ट यानी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। एक बात अपन ने बताई थी पहले कि जो अकाउंट्स होती है वो लॉस को और एक्सपेंसेस को पहले बुक करती है और प्रॉफिट को बुक नहीं करती। प्रॉफिट तो जिस टाइम पर होगा वो उसी टाइम बुक करेगी, लेकिन लॉस को और किसको, एक्सपेंसेस को पहले ही बुक करके चलती है। तो इसी बिहाफ पे हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो भी विच एवर इज लोअर होगा उस पर हम वैल्यूएशन करेंगे इन्वेंट्री का। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है गाइस, अब उसके बाद लिखा हुआ है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, थर्ड लिखा हुआ है अदर कॉस्ट और फोर्थ लिखा हुआ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन चारों पॉइंटों के बारे में पहले अपन बात कर चुके हैं, लेकिन अभी ये चैप्टर है इन्वेंट्री का, तो इसके अंदर भी अपन इन चारों पॉइंट्स की बात करेंगे अच्छे से। कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में अपन ने बात करी थी कि परचेज करते समय जितने भी उस पर कॉस्ट खर्च होती है उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है परचेज है उस पे आपने जो भी टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह दी हुई है वो परचेज में ऐड हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? जितनी भी आपने कोई भी ड्यूटीज वगैरह टैक्स वगैरह अगर पेड किया है तो वो ऐड हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर परचेज से रिलेटेड है तो वो सारे ऐड हो जाते हैं और लेस करा देते हैं अगर उसमें हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है या कोई रिबेट मिली है या कोई ड्रॉबैक है, तो अगर ये सब मिला है तो अपन उसको क्या करा देते हैं जी, लेस करा देते हैं। तो हमारी जो परचेज है उसकी कॉस्ट एक्चुअलिटी में निकल के आ जाती है, उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। यानी सीधी बात करें, परचेज करते समय जो भी एक्सपेंसेस खर्च होंगे परचेज पर वो सारे ऐड हो जाएंगे और उस समय में जो भी कुछ रिबेट डिस्काउंट वगैरह मिलेगा उसे अपन लेस करा देंगे तो हमारी परचेज की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी कॉस्ट ऑफ परचेज यानी परचेज की लागत। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी वर्ड से नजर आ रहा है कि रॉ मटेरियल यानी कच्चे उत्पादन को अपन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट खर्च होती है उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जिसमें कि अपनी डायरेक्ट लेबर आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आती है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, यानी हमारे पास कच्चा रॉ मटेरियल है हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस खर्च होंगे उन्हें अपन बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। आयोग की आपको बात समझ में आ रही है, जिसमें कि डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। वर्ड से समझ में आ रहा है, कन्वर्जन कन्वर्ट करना है किसको, रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश गुड्स में। तो कन्वर्ट करते समय जो भी एक्सपेंसेस होगी, जो भी कॉस्ट खर्च होगी उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल बता दिया, डायरेक्ट लेबर हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं जी अदर कॉस्ट की। अदर कॉस्ट का मतलब क्या है? अदर कॉस्ट के अंदर अपन एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, उसको अपन इसमें लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि अपन जितने भी कागज से रिलेटेड अपनी कोई भी जो भी कॉस्ट खर्च होती है ना, ऑफिस से रिलेटेड अपन उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो अदर कॉस्ट भी ऐड होगी, लेकिन अदर कॉस्ट में अपन एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉस्ट मैंने ली तो वो अपन ऐड करते हैं, अदर कॉस्ट कही जाती है वो अदर कॉस्ट में। लेकिन ये सारी चीजें नहीं ली जाती हैं, एबनॉर्मल अमाउंट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां पे लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब ये है कि आपका जो इन्वेंट्री है उसको आप प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में बनाए रखने के लिए, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में जैसा वो है उसको बनाए रखने के लिए अगर आपकी कोई कॉस्ट खर्च हो रही है उसे अपन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगर वो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन से रिलेटेड नहीं है तब तो वो नहीं आएगी, अगर वो है रिलेटेड तो अपन उसको अदर कॉस्ट में ले लेंगे।
तो ये एबनॉर्मल अमाउंट नहीं आएगी, इसमें स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आएगी, बता दिया प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में अगर नहीं है तो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगी। सब बोलेंगे अदर कॉस्ट में केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है वो मैंने आपको बताई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। अभी आप ये जितने भी आप कॉस्ट के नाम अभी सुन रहे हैं इनको आप ब्रॉड लेवल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में कॉस्ट में, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वहां पे आपको सब समझ में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो जो कि अपन ने यहाँ पे छोटे लेवल पे पढ़ लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो गाइस बात वर्ड से समझ में आ रही है इसकी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, उसको हमें नेट निकालना है। तो यहाँ पे हम तीन चीज की बात कर रहे हैं, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, WIP की बात कर रहे हैं और रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। यानी फिनिश गुड्स का मतलब क्या है कि फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस तरीके से आती है कि हम लोग क्या करते हैं, सेल्स प्राइस में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम लेस करेंगे, यानी अगर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात नहीं करते, सेल्स में से अगर मैं लेस करा दूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कौन सी जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर लेस करा दूं तो मेरा फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सब बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, सेल्स में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेस कराएंगे तो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आएगी, किसकी, फिनिश गुड्स की निकल के आएगी। अगर अपन इसकी बात करें सेल्स माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर इसमें बात करें दूसरा वर्ड तो यहां पे निकल के आ जाता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, जो कि आप पढ़ोगे अभी आने वाले टाइम में। तो अभी फिनिश गुड्स के लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ध्यान रखना है कि सेल्स में से अपन क्या लेस कराएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेस कराएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा जी फिनिश गुड्स। बात समझ में आई, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आएगी। अब इस बात करते हैं WIP की। WIP का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस की नेट रियलाइजेबल वैल्यू किस तरीके से अपन निकालते हैं तो उसके बारे में जरा समझते हैं। WIP का मतलब ये है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और फिर उसको सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन दोनों को लेस करा दिया जाता है सेलिंग प्राइस में से, तो WIP की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आ रही है। बात दोबारा समझाते हैं, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, वो अभी प्रोग्रेस में उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट खर्च हुई है और फिनिश गुड्स को फिर सेल्स करने के लिए जो भी कॉस्ट खर्च हुई है, यानी सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट खर्च हुई है उन दोनों को लेस कराते हैं सेल्स प्राइस में से, तो हमारी WIP की नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आती है। तो गाइस अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यानी रॉ मटेरियल का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू रॉ मटेरियल के लिए अपन लेंगे, यानी कि इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वही हमारी रॉ मटेरियल की कौन सी वैल्यू कहलाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अपन बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहेगी वही हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। WIP का बता दिया आपको और फिनिश गुड्स का बता दिया, यानी इन तीनों के अपन ने नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो अभी हमें कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में अपन ने समझ लिया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बारे में समझ लिया, अदर कॉस्ट के बारे में समझ लिया है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में समझ लिया। चार पॉइंट अपन इसमें समझे हैं और कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल व्हिचएवर इज लोअर, अपन इसमें से जो भी कम होता है उस पर अपन इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि मैंने बात बताई है कि जो कॉस्ट यानी कि जो अकाउंट्स होती है वो क्या एक्सपेंसेस को और लॉस को पहले बुक करती है और प्रॉफिट को तभी बुक करती है जब एक्चुअलिटी में प्रॉफिट होता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी बेसिक ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। तो अब अपन ये जो अपन ने समझा है बेसिक ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बारे में, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं अपन इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम के बारे में, यानी कि इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के सिस्टम क्या है। तो इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के सिस्टम जो है वो है दो, एक तो है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो ये दोनों सिस्टम अपन को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो पहला जो पीरियोडिक इन्वेंटरी लिखा है, तो पीरियोडिक वर्ड से समझ में आ रहा है कि कुछ पीरियोडिकल होने वाला है, लिखा हुआ दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि स्टॉक का जो अपन रिकॉर्डिंग सिस्टम है फिजिकल टाइप से रखते हैं। फिजिकल टाइप से मतलब अपन एक एक को गिनेंगे, मान के चलो कोई का भी बिजनेस है, गेट टाइल्स का बिजनेस है, तो एक एक कार्टन उसमें गिने जाएंगे, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं है, इसमें बेस्ड ऑन द बुक्स रिकॉर्ड्स है, बुक्स में रिकॉर्ड होता है कि मतलब कितना गुड्स आया है, ठीक है, कितना चला गया, कितना रह गया है, वो सब आपको बुक्स में रिकॉर्ड हो जाता है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये होता है इन द बेस्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड के सिस्टम पे निकालते हैं, और ये फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे गिनना जाता है, काउंटिंग की जाएगी, होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। सेकंड होता है
दिस सिस्टम पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। यानी कि ये जो पीरियोडिक सिस्टम जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा इन्वेंटरी के बारे में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में एज अ पर्टिकुलर डेट। मतलब आपको हर दिन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पर्टिकुलर डेट पे ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा इन्वेंटरी के बारे में और किसके बारे में, सीओजी यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अपन ने पढ़ लिया है, ये तो बुक रिकॉर्ड है। तो यानी बुक रिकॉर्ड में अपन क्या करते हैं, जितनी सेल होगी अपन तो उसको हैंड प्रिंट बुक करेंगे, ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा। तो उसमें लिखा है इट प्रोवाइड कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन, यानी आपको कंटीन्यू इंफॉर्मेशन देगा, पर डे इंफॉर्मेशन देगा अबाउट इन्वेंटरी के बारे में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है बुक्स में, इसलिए आपको ये कंटीन्यूअस देता रहेगा इंफॉर्मेशन ये। लेकिन रिकॉर्ड नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन है, इसलिए पर्टिकुलर डेट पे ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो लिखो द सिस्टम डिटरमाइन करता है इन्वेंटरी को एंड टेक्स सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एज रेजिडुअल फिगर पे ले लेता है। यानी कि ये कह रहा है कि ये इन्वेंटरी को डिटरमाइन करता है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना उसको रेजिडुअल फिगर पे ले ले। अब ये रेजिडुअल फिगर क्या है ये भी आपको पता चलेगा नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो यानी कि ये तो इन्वेंटरी को भी डिटरमाइन करता है, सीओजीएस को भी डिटरमाइन करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वो भी रेजिडुअल फिगर पे है। लेकिन ये बोल रहा है इट डायरेक्टली डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एंड कंप्यूट्स करता है इन्वेंटरी बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिटरमाइन कर लेता है, ये पता लगा लेता है कि क्योंकि इसका रिकॉर्ड होता है बुक में, तो ये पता लगाएगा कि कितना गुड्स अपन ने सोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने जो लागत का माल है वो अपन ने सोल्ड कर दिया कॉस्ट का, और हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ना वो हमारी क्या कहलाएगी थी, इन्वेंटरी कहलाएगी। तो ये बात उसी को कर रहा है कि इट डायरेक्टली डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट कर लेता है इन्वेंटरी एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये लोग तो क्या करते हैं बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो एक तो स्टॉक का अकाउंट बनाते होंगे कि कितना स्टॉक परचेज करा है, कितना उसमें से हमने सोल्ड कर दिया है, तो बचा कुचा जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी क्या रहेगी, क्लोजिंग इन्वेंटरी रहेगी। तो ये बताता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंटरी एज अज्यूम टू बी सोल्ड। कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। मान के चलते कि हमने शुरू में हमारे पास जो हमने परचेस करी थी वो 10,000 यूनिट्स हमने परचेस करी थी। 10,000 यूनिट्स में से अपन ने मान के चलते 6,000 यूनिट्स अपन ने सोल्ड कर दिए हैं, तो अपने पास 4,000 बचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते तो गोडाउन में ये रिकॉर्ड तो करते नहीं है, तो गोडाउन में 3,000 यूनिट बची, तो इसका मतलब 1,000 यूनिट क्या गई। तो इसका मतलब हम अगर उसको देखें बुक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो 1,000 यूनिट कहाँ गई, लॉस हो गया, लेकिन या चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। लेकिन ये नहीं बताएगा, ये बोलेगा कि 10,000 में से 7,000 जो डिफरेंस आ रहा है ना वो पूरा का पूरा अपन ने सोल्ड कर दिया है, क्योंकि ये लॉस को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। देखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स एज गुड्स नॉट इन इन्वेंटरी एज अज्यूम्ड टू बी सोल्ड। कहने का मतलब ये है कि 10,000 थी, जबकि हमने एक्चुअलिटी में 6,000 बेची है, लेकिन गोडाउन में 4,000 होनी चाहिए थी, 4,000 की जगह पे 3,000 है। तो ये क्या करता है कि 10,000 में से अगर 3,000 बच रही है तो इसका मतलब ये मान लेता है कि 7,000 यूनिट क्या कर दी गई है, सोल्ड कर दी गई है। तो ये लॉस वगैरह को नहीं दिखा पाता क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में शामिल है। यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स एज ऑल अनसोल्ड गुड्स आर एज्यूम्ड टू बी इन्वेंटरी। अगर इधर वाले पॉइंट की बात करें तो अपन को पता है कि 10,000 में 6,000 अपन ने यूनिट सोल्ड कर दी है, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी में 4,000 बचनी चाहिए थी, लेकिन कितनी बच रही है, 3,000। इसका मतलब ये बता देगा कि 1,000 यूनिट जो है वो लॉस हो गया है, या वो मान के चलते हैं चोरी हो गई है, जो भी है बताएगा। इसमें लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स। बात समझ में आ रही है, 1,000 यूनिट का जो लॉस ऑफ गुड्स है वो इसमें शामिल रहेगा, बताएगा ये एज ए ऑल अनसोल्ड गुड्स के रूप में आर एज्यूम्ड टू बी इन इन्वेंटरी। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये तो लॉस ऑफ गुड्स के बारे में भी बताएगा और क्लोजिंग इन्वेंटरी के बारे में बताया कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंटरी बच रही है। यहाँ पे बात क्लोजिंग इन्वेंटरी तो ये बताएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो लॉस है ना ये वो नहीं बता पाएगा, ये तो डिफरेंस जो रहेगा वो मान लेगा कि सेल कर दिया है। तो 10,000 में से अगर 4,000 बच रही थी, लेकिन भाई 3,000 थी गोडाउन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो ये मानेगा 10,000 में से अगर 3,000 अगर बच रही थी, इसका मतलब हमने कितनी सोल्ड कर दी है, 7,000। मतलब जो 1,000 रुपए का जो एबनॉर्मल लॉस था इसने उसको भी क्या मान लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लिया, लेकिन इन्वेंटरी इज अज्यूम्ड टू बी सोल्ड। बात समझ में आ रही है, तो ये पॉइंट आपको समझ आया। तो इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल फिगर, यानी कि ये कुछ बता नहीं पाता है, ये तो डिफरेंस देखता है वो सारा का सारा क्या मान लेता है, सोल्ड मान लेता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे तो लॉस को भी बताया जाएगा कितने का लॉस है और इन्वेंटरी कितनी अपने पास बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो भी ये बताएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो अंडर दिस मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली बात है कि जब अपन ने पॉइंट पढ़ लिए तो अपन को ये पॉइंट तो इजीली वे में समझ में आएगा कि यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल जो
जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स होता है, तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, फिजिकल वेरिफिकेशन में रहता है ये, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो आपके लिए क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वाले मेथड में आपके लिए पॉसिबल है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। देखो दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। मान लिया कि आपका सिंपल है और कम खर्चीला है, लेकिन ये अपना खर्चीला ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो बंदा हायर करेंगे, जिस भी अकाउंटेंट को हायर करेंगे, वो बंदा पढ़ा लिखा होगा, उसको नॉलेज होगी, तो हमें उसको पैसे यानी फीस वगैरह भी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा कौन सा एक्सपेंसिव है, या लिखोगे ना कॉस्टलियर मेथड, यानी कॉस्ट ज्यादा, खर्चीला ज्यादा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करें, पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग द इन्वेंट्री। ये कहता है कि भैया आपको इन्वेंट्री की जब काउंटिंग करनी है, आपको बताना है कि कितनी इन्वेंट्री है, तो आपको बिजनेस को ना थोड़ा बंद करना पड़ेगा, फिर आप काउंट करेंगे, फिर आप जब काउंट हो जाएगा फिर आप बिजनेस को स्टार्ट कर दो। ये तो ये बात बोलता है, लेकिन ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री कैन बी डिटरमाइंड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिना बिजनेस को बंद किया, हम बता देंगे कि कितनी अपने पास इन्वेंट्री डिटरमाइन हम कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बोलता है क्लोजर करो, आप बिजनेस को बंद करो, फिर हम उसमें काउंट करेंगे, फिर आप बिजनेस को कंटिन्यू चालू कर लो। तो ये बात बोलता है पीरियोडिक इन्वेंट्री, लेकिन परपेचुअल बोलता है कि कोई बंद करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके ही आपको बता देंगे कितना इन्वेंट्री हमारे पास है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। आई होप कि आपको समझ में आया। फिजिकल वेरिफिकेशन बुक रिकॉर्ड्स बता देता है, ठीक है, ये इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है सीओजीएस के पर्टिकुलर डेट पे, ये कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, ये रिजर्व फिगर पे करता है, ये बैलेंसिंग फिगर में आपको निकाल के दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? आपको बता दिया कि यहाँ पे लॉस वगैरह को भी ये लोग क्या मान लेते हैं कि सोल्ड मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉस को बताया जाएगा और इन्वेंट्री कितनी बच रही है वो भी ये लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल रहेगा। यहाँ पे ये लेस है, सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है, ये खर्चीला है, मोर एक्सपेंसिव है, कॉस्टलियर मेथड है, ठीक है। यहाँ पे अपन को बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है, अपन काउंट कर सकते हैं इन्वेंट्री। यहाँ पे बिजनेस बंद किया जाता है, उसके बाद काउंट की जाएगी, तब बताया जाएगा। यहाँ पे बिजनेस को बंद करने की जरूरत नहीं, आपको डिटरमाइन करके बता देंगे कितनी हमारे पास इन्वेंट्री है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम दो टाइप्स होता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो आई होप कि ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आप इसका रिवीजन करें अच्छे से, यानी कि अपन ने जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम बताया ये बताया, इसका करें, बेसिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बताया, उसका रिवीजन करें, और जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें भी अपन ने 2 पॉइंट कंप्लीट किए थे, मीनिंग का और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, तो उसको भी आप एक बार रिवाइज्ड कर लें। तो गाइस ये कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार आप रिवीजन कर लें, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो गाइस अपना जो नेक्स्ट लेक्चर अपन जो लेके आएंगे उसमें अपना सारा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, यानी कि आप मेथड के बारे में बात करेंगे कि जो इन्वेंट्री है यानी जो स्टॉक है उसके मेथड्स की बात करेंगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वो अपना पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।